हेलो बच्चों। आज का जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स और क्लास है 11th। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इसकी जो वर्डिंग है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये एक छोटा सा पार्ट हम इस सेक्शन के अंदर ले रहे हैं और ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या आखिर। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आपने देखा कि दो वर्ड्स हैं, थर्मो और एक है डायनेमिक्स। तो थर्मो का जो लिटिल मीनिंग है वो है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और डायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट और वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा रिफाइंड टर्म है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको हम याद रखेंगे। अब देखो, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसे। देखो, हमने किचन में तो काम किया ही है, हमारी मम्मी करती हैं, हम लोग भी करते हैं कभी कभी। तो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर होता है ये, ठीक है। और ये सिलेंडर, थोड़ा सा सिलेंडर की शेप देख लेना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। और यहाँ ये सिलेंडर में एलपीजी है। क्या है? एलपीजी। और एलपीजी में गैस होती है, जानते हैं कौन कौन से? प्रोपेन है और है ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये जो गैसेस हैं, इसमें जो एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं और उसमें होती है एनर्जी। तो किसी भी केमिकल में या कंपाउंड में जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड के फॉर्म में कंजर्व रहती है, यानी उसमें प्रिजर्व रहती है। ओके, इसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो देखते हैं, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो थर्मोडायनेमिक्स है। तो अब देखते हैं, ये पाइप है और पाइप की हेल्प से ये बर्नर तक जाती है गैस। और जैसे ही यू लिट द फायर, देन व्हाट हैपन्स, ए फ्लेम इज अपीयरिंग। और इस फ्लेम में क्या है बताइए? इस फ्लेम में नो डाउट क्या है? हीट है और लाइट है। तो ये जो एलपीजी की केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। और किस में? लाइट एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है या चेंज हो रही है? ट्रांसफॉर्म, या इसको क्या बोलें? चेंज। तो चेंज हो रही है किसमें? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो सेल होता है आपका, सेल या बैटरी, इन्वर्टर बैटरी देखी होगी और सेल भी आपने देखा होगा। तो सेल जब टॉर्च में डालते हैं, टॉर्च में जब सेल डाला जाता है तो यहाँ एक बल्ब लगा होता है टॉर्च के माउथ के तो पास। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ये जलने लगता है, मतलब लाइट देने लगता है। तो ये जो सेल है इसमें भी क्या है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी है। और ये किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट में।
और लाइट में ही नहीं बल्कि थोड़ी हीट में भी हो जाती है, क्योंकि आप अगर देखोगे इस बल्ब को छू के तो वो गर्म दिखाई देगा, गर्म महसूस होगा, तो हीट में भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये तो वही एग्जांपल हो गया कि केमिकल एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट हो रही है। और ये केमिकल एनर्जी, ये एक थोड़ा सा बाई मिस्टेक ही हो गया, ये केमिकल एनर्जी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो सेल में है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। प्लस एक और चीज़ देखते हैं कि देखो, हम लोग जब हम लोग हाथ को रब करते हैं, हाथ को रब करते हैं, ये हैंड है, हैंड रबिंग। तो जब आप हाथ गर्म करें, हाथ अगर रगड़ते हैं सॉरी, तो अगर आप अभी भी, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू करिए, तो ये जो हैंड रब प्रोसेस है, इससे देखो आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो ये जो आपने एनर्जी यूज करी है वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल। जब भी किसी मूवमेंट की वजह से कोई एनर्जी होती है तो उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो हमने हाथ रगड़ा, रब किया, तो वो मैकेनिकल एनर्जी थी। और जब ये मैकेनिकल एनर्जी रबिंग की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो एनर्जीज हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो यही है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, थर्मो मीन्स एनर्जी एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना। ये देखो एलपीजी का एग्जांपल दिया गया है, ये किसका है? प्लेन है, एरोप्लेन है, जिसमें भी जो ईंधन जलता है तो उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अंदर लाइट वगैरह ये सब जलती है। डायनमो, जो हीट एनर्जी है वो डायनमो को रोटेट कराता है और डायनमो हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था वो देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? और इट इज़ द ओनली फिजिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कंटेंट concerning which I convinced that within the framework of the applicability of its basic concepts it will never be overthrown। मतलब ये है कि इसके इम्पोर्टेंस पे लाइट डाली गई है कि इसको कभी भी ओवरथ्रोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेबिलिटी पे बेस्ड है, मतलब एप्लीकेशन इसका बहुत है। तो इसलिए चलो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट मैंने ये बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में क्या कहा। ये पता होना चाहिए कि किसी बड़े महान व्यक्तित्व ने किसी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कुछ कहा है तो वाकई इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके लिए बस इतना ही था थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है देखो बेसिक टर्म इन थर्मोडायनेमिक्स। अब ये देखते हैं हम लोग कि क्या है। हेलो, एक क्लास ले रहे थे हम, चलो। हाँ, एक रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक। हम्म
सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक फ़ोन आ गया था। तो अब देखते हैं कि हम लोग नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। वो देखो सिस्टम है और सराउंडिंग। अब इसको देख लेते हैं क्या है। देखो किचन में आप चाय बनाते हो, चाय, ठीक, चाय बनाते हो, एक पैन लेते हो या एक छोटा सा कोई कुकवेयर लेते हो, बर्तन लेते हो, ठीक, और उसमें चाय आप बनने के लिए रख देते हो, ठीक। इसके बाद आप बार बार कहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हो, मतलब जैसे किचन से बाहर आए, फिर थोड़ी देर बाद अंदर गए, देखा, और कहाँ देखते हो आप, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर देखते हो कि चाय बनी या नहीं, या उसका कलर आया कि नहीं आया। इसके बाद इसमें चीनी वगैरह जो भी डालते हो वो इसी बर्तन के अंदर आप पूरी प्रोसेस करते हो, राइट। तो ये जो पार्ट है या जो एरिया है जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करते हो, इसी को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम के बाहर जितना भी भाग है, वो चाहे आपकी किचन हो, आपका घर हो, या बाहर रोड हो, गली हो, वो सब क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। तो अब देखो, अब गली आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया तो फिर पूरा कंट्री आ गया, कंट्री आ गया तो पूरा वर्ल्ड आ गया, ठीक। तो ये एक सिस्टम है, और इसके आसपास ये पूरा सराउंडिंग है, इसको आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट है, ये पूरा यूनिवर्स है, और ये सिस्टम जो है वो क्या है, यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट। और वो पार्ट कौन सा है, जहाँ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, राइट। तो सिस्टम क्या हो गया, पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जब आप जब भी आप सपोज करो कि कोई मैगी या फिर मैगी आप बना रहे, तब भी आप पेन लोगे, ठीक है। तो यूनिवर्स का जो ये पार्ट है, यानी पेन वाला पार्ट है, पेन के अंदर वाला, या कोई कढ़ाई है छोटी सी, वो वाला पार्ट है, वो एक यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन हमारा सारा फोकस कहाँ हो रहा है, उसी के अंदर हो रहा है। आप उसी को बार बार चला के देख रहे हो कि मैगी पकी या नहीं पकी, उसमें पानी कितना है, उसमें मसाला पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये जो पार्ट है ना, ये सिस्टम का, ओ सॉरी यूनिवर्स का, ये जो जहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप लगातार ऑब्जर्व कर रहे हो हर चीज़, तो वो है आपका सिस्टम। समझ में आ गया। और सिस्टम के अलावा जितना भी है, जितना भी बाहर है, ठीक है, वो सब है सराउंडिंग। लेकिन सराउंडिंग जाएगा कहाँ तक, तो क्या मतलब हम गली मोहल्ला और पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा कंट्री लेंगे, नहीं, हम ये देखेंगे कि उसका प्रभाव कहाँ तक है, ठीक है। तो भाई ये जो किचन है, ये तो चाय के बर्तन के लिए सराउंडिंग है, क्योंकि सारा जो अगर उसका इफेक्ट है भी तो वो आसपास है और किचन तक ही सीमित है। भाई बेडरूम में तो आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, या आपका ड्राइंग रूम में तो नहीं पता चल रहा है कि चाय कहाँ पर उसकी साउंड या उबलने की, या उसकी स्मेल, या फिर कहें उसका धुआं, वो सब तो कहाँ तक सीमित है, वो आपका किचन तक ही लगभग सीमित है। तो ये छोटा सा जो पार्ट है वो हम लोग लिमिटेशंस खुद बनानी पड़ेंगी कि कहाँ तक हम लेंगे। तो जहाँ तक उसका इफ़ेक्ट है वहीं तक हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये पूरा ही सराउंडिंग है, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेडरूम आपका और जो घर है या पूरा गली मोहल्ला है या पूरा जो बाहर की चीज़ें हैं वो सब सराउंडिंग है, क्योंकि सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है जहाँ ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो बर्तन की बाउंड्री है, ठीक है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ये बाउंड्री है, बर्तन की जो दीवार है वो बाउंड्री है, ठीक है। अगर ऊपर प्लेट ढक देंगे तो वो बाउंड्री हो जाएगी,
अदरवाइज आपको अगर आप प्लेट नहीं ढकेंगे तो बाउंड्री एक तरह से इंटरमिक्स है, तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से जो बर्तन का जो एंड हो रहा है ऊपर, उसके पैरेलल में ही पूरा ये सरफेस जो है बाउंड्री को में कंसिडर किया जा सकता है, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। और ये ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसको एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये सिस्टम क्या होता है। अब देखो, अब हम 3 कंसीडर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, और अब मुझे लगता है कि ये जो टाइप ऑफ सिस्टम है वो आप आराम से समझ जाओगे। देखो, सिस्टम क्या है, हमने बताया कि यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये हमने ओपन पेन है, ठीक है, ओपन पेन है। पेन मतलब कढ़ाई वगैरह भगोना, ये सब, ठीक। इसके बाद हमने चाय बनाई इसमें, राइट। तो चाय जब बनाई तो ये तो सराउंडिंग है, आप जानते हैं सराउंडिंग है। तो देखो, यहाँ से पानी वेपर बन के बाहर जा रहा है, ओके, और हीट भी बाहर जा रही है। अगर आप यहाँ पर हाथ लगाओ ऊपर तो आपको गर्म महसूस होगा, इसका मतलब हीट भी बाहर जा रही है। तो देखो, मैटर भी बाहर जा रहा है, यानी मैटर, और आपकी हीट भी बाहर जा रही है या एनर्जी भी बाहर जा रही है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में किस किस का आदान प्रदान हो रहा है, मैटर का भी और हीट का भी। अब आप कहोगे आदान प्रदान कहाँ, ये तो एक तरह से यहाँ से जा रहा है, आ तो नहीं रहा। लेकिन नहीं, आपने दूध डाला, आपने क्या डाला था, दूध डाला, मिल्क, आपने शुगर ऐड करी, ठीक है, आपने और क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो ये सब आपने दिया इसको। अब ये जब गर्म होने लगा तो ये वेपर के फॉर्म में वाटर को बाहर फेंक रहा है। तो मतलब एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, एक तरह से मैटर हो रहा है, और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो जब दोनों का ही एक्सचेंज हो तब उसे क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जब हीट का भी एक्सचेंज हो और मैटर का भी। समझ में आ गई बात। तो डेफिनेशन यहाँ लिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे हम देख भी लेंगे अगर लिखी होगी तो। अदरवाइज आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है या जो टर्मिनोलॉजी है वो इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आप NCERT जब पढ़ें तो फिर आपको ये लगे कि अरे ये तो बहुत जानी पहचानी चीज़ है, अब मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है केमिस्ट्री में। दिस इज माई ऑब्जेक्ट। तो आगे, अब आगे और बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब यही पेन को हमने क्या किया, अच्छे से ढक दिया, अच्छे से ढक दिया, ठीक है। अब ढकने के बाद और इसको एयर टाइट कर दिया और फ्लेम थोड़ी स्लो कर दी। अब क्या हो रहा है बच्चे कि देखो, मैटर तो एक्सचेंज अब नहीं हो रहा। अगर हमने बंद कर दिया एक बार इसको, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी भी बाहर नहीं जा रहा और अंदर, बाहर से हम अंदर कुछ डाल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बर्तन की जो दीवारें हैं वो कंडक्टर है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, नो डाउट। तो मैटर का तो एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने ऊपर बंद कर दिया, तो मैटर तो जाएगा ही नहीं। मैटर तो तभी जाएगा जब उसे स्पेस मिलेगा। ये बाउंड्री तो एकदम से फ्री ऑफ द पोर है, मतलब छेद भी नहीं है इसमें तो कहीं, ओके। तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर का नहीं हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम, व्हेन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस नॉट ऑफ मैटर, तो उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब आगे आ जाते हैं, एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें ये है हमारा थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क देखा, इसमें पानी गर्म रख दो तो गर्म रहेगा, ठंडा रख दो तो ठंडा रहेगा, क्योंकि इंसुलेशन होता है। ये इतनी मोटी सी दीवार होती है, अंदर थर्माकोल और ये सब ऐसी चीज़ भर देते हैं जो कि इंसुलेटर हो, हीट को कंडक्ट ना कर पाए। और यहाँ भी ऊपर भी ये क्लोज होता है। अब हमने चाय इसमें गर्म भर के रख दी और अब ये गर्म है, तो इसका मतलब ना तो हीट बाहर जा रही है और ना ही मैटर बाहर आ रहा है, ठीक। और ना अंदर जा रहा है मैटर, ना एनर्जी अंदर जा रही है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो एक्सचेंज है किस किस का,
मैटर का एंड एनर्जी का, ठीक है, इट डजंट हैपन। तो ना तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, यानी एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, और मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड, मतलब अलग थलग है, ठीक। आइसोलेटेड, सराउंडिंग से उसका कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड है। मतलब देखा नहीं, कभी कभी बच्चे भी बहुत आइसोलेटेड से हो जाते हैं। वो किसी से ना बात करते हैं, अपने विचारों को एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आइसोलेटेड बोलते हैं। तो आइसोलेटेड नहीं होना है, सबसे बातचीत करते रहना, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस बस्टर है। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, और स्ट्रेस रिलीज होना सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है जीवन का। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है खुश रहना, ठीक है। तो खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स होंगे, एक दो, दो चार भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे होने चाहिए, कोई गलत आदतें और ये सब ना सिखाएं। तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके अपना स्ट्रेस बस्टर कर सकते हैं। कोई छोटे छोटे पार्टी, छोटी छोटी ट्रीट्स, छोटे छोटे पिकनिक्स ये भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट वो हेल्दी होने चाहिए। किसी तरीके के उसमें मॉल फंक्शन, एक तरह से मॉल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, लाइक ड्रग्स वगैरह, और इन सब से भैया दूर रहेंगे, क्योंकि जीवन हमारा अनमोल है और इसको बहुत अच्छे से मज़े से जिएंगे और पढ़ाई करेंगे, आगे हम बढ़ते रहेंगे। ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये देखो, यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि देखो, ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम में एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर नहीं हो रहा। आइसोलेटेड में नाइदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज, ओनली अंदर ही अंदर सब घूम रहा है, ठीक। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं कि इसके बाद आते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है वो एक बार देखते हैं क्या है। देखो, एक बात ये बताओ कि अगर हमारे पास एक आइस पीस है, क्या है? आइस पीस। आइस पीस। अब ये जो आइस पीस है इसका टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर मेरे ख्याल से -20 डिग्री आसपास होना चाहिए। अब ये मत कह देना कि सर 0 डिग्री होगा। भाई देखो, 0 डिग्री पर पानी भी मिलेगा और बर्फ़ भी मिलेगी, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब धीरे धीरे बर्फ़ जमना शुरू होगी, और जो बर्फ़ होगी वो पानी में वापस कन्वर्ट होना शुरू होगी। तो इस तरीके से जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं होगा, मतलब उससे काफ़ी कम होना चाहिए, तो -20 डिग्री। ओके, तो टेम्परेचर हो गया। अब इसका एक वॉल्यूम भी, वॉल्यूम तो आप मेजर कर ही सकते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ विथ एंड हाइट, इस तरीके से मेजर करके हम वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो देखो, इस स्टेट को, यानी जो स्टेट तो आप जानते हो ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्टेट होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। तो इस अवस्था को, यानी ये जो सॉलिड स्टेट है हमारी बर्फ़ की, पानी जो वाटर होता है H2O, उसकी जो सॉलिड स्टेट हमने बनाई यानी आइस, उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो टेम्परेचर, आपने बताया -20 है, वॉल्यूम जितना भी हो, ठीक है, फिर आपका प्रेशर, और वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो इतनी चीज़ें मिलकर इस स्टेट को डिसाइड कर रही हैं कि ये जो जल है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक। तो ये हैं आपके जो स्टेट को डिसाइड करते हैं किसी को भी।
तो इनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? या स्टेट फंक्शन। ठीक, तो कौन कौन से हो गए देखो, यहाँ पर प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और अभी वॉल्यूम में बताया तो वॉल्यूम भी लिख लो, वॉल्यूम। तो ये सारे यहाँ पर भी देखो दिए हुए, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये तो आप बाद में समझोगे, पहले ये समझ लो कि कौन कौन से स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर भी है इसमें, प्रेशर भी है, ये सब। ओके, तो किसी भी स्टेट को जो डिफाइन करते हैं या उसको डिसाइड करते हैं। अब जैसे गैस, अब जैसे समझो कि वाटर है, और वाटर की 3 स्टेट होती हैं, आप जानते हैं कौन कौन सी। एक तो सॉलिड यानी आइस, तो देखो वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा क्योंकि पास पास होंगे एटम, इसके वाटर के जो पार्टिकल होंगे वो पास पास होंगे, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो वॉल्यूम डिसाइड हुआ। अब प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, या तो फिर आप ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएं तो वो अलग हो जाए, लेकिन अभी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही कर रहे हैं काम। और टेम्परेचर नो डाउट बहुत कम होगा, तभी वो वाटर जो है किस में आ पाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये जो है, ये सारे वेरिएबल इसको डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाटर सॉलिड स्टेट में रहेगा या नहीं। लेकिन यहीं पर अगर आप देखो, वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया इसी वाटर का, इसी वाटर की बात कर रहे हैं, जो आइस में था उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये लिक्विड में आ गया, क्योंकि पिघल के बढ़ गया वॉल्यूम, तो लिक्विड में आ गया। फिर टेम्परेचर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और वॉल्यूम तो बढ़ ही गया है। और प्रेशर तो चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो वो तो वही रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा और आपका वॉल्यूम बढ़ा। ठीक, तो अब जो लिक्विड वाली जो स्टेट है वो कौन कौन डिसाइड कर रहा है, इसका बढ़ा हुआ टेम्परेचर और बढ़ा हुआ वॉल्यूम। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज अगर बदल जाती है तो उसकी स्टेट भी बदल जा रही है। यहाँ वैल्यूज कुछ है और यहाँ पर वैल्यूज कुछ है, तो यहाँ पर आपका आइस हो गई और यहाँ क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, तो स्टेट डिसाइड हो रही है किससे, स्टेट वेरिएबल के द्वारा, राइट। तो इसलिए हम लोग इनको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि स्टेट को डिसाइड करने के लिए महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग जी, यहाँ पर आते हैं और अब देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ये देखिए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इनको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे और आराम से आप समझ जाएंगे। देखो, और हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल लेकर ही समझेंगे। इसमें ये देखते हैं कि हमने कहा था कि एक बर्तन लेंगे और उसमें हम चाय बनाना शुरू करेंगे, या चाय बनी बनाई रख देंगे, ठीक, और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। और बर्तन कौन सा होगा, बर्तन होगा हमारा कोई भी मेटल का भगोना या मेटल का गिलास, ठीक है। और ये है बाउंड्री, ये है बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये बाउंड्री। अब देखो कि जब हम अगर हम इसको एक रॉड की सहायता से हीट सप्लाई करें, क्या सप्लाई करें, हीट, मतलब इमर्सन रॉड, यानी जो इलेक्ट्रिकल रॉड होती है ना उसकी सहायता से, या इसमें पानी मान लो, पानी है, ठीक है। अब इसको हमने हीट सप्लाई की, अब इसकी जो वॉल है वो बहुत कंडक्टर है, तो या फिर हम ये कहें कि ये तो हीट तो खैर जल्दी से सप्लाई हो जाएगी, तो ये गर्म भी हो जाएगा। लेकिन एक और हम कर सकते हैं यहाँ पर, देखो, एक हमने यहाँ पर एक रॉड डाली और यहाँ पैडल डाल दिया, पैडल लगा दिया, ठीक है, या मथानी जो होती है ना, मथानी मान लो, और इसको चर्न करते हैं यानी घुमाते हैं खूब तेज़ी से हाथों से।
तो इसके पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो गर्म होंगे, क्योंकि जब भी हमने देखा हाथ हम रगड़ते हैं तब भी तो गर्म हो जाते हैं। तो मूवमेंट जब पार्टिकल का होता है और जो फ्रिक्शन होता है उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन गर्म होने के साथ साथ ही ये जो बाउंड्री है वो उसकी कंडक्टिंग है, मतलब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर चली जा रही है। हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो दीवारों की बाउंड्री कंडक्टिंग है, तो बाउंड्री के अक्रॉस वो चली जा रही है बाहर। ठीक, तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, यानी कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि बाउंड्री कंडक्टिंग है, याद रखना। तो कोई भी प्रोसेस जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल क्यों, देखो आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है, और थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, वो रहना चाहिए सेम। तो ऐसी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस नंबर 1। ठीक, तो वो कब पॉसिबल है, जब हमारी जो बाउंड्री है वो कंडक्टिंग हो, मतलब जो अंदर अगर कोई भी हीट या टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हीट बाहर निकल जाए और अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े, मतलब कांस्टेंट ही रहे। अगर वो शुरुआत में 20 डिग्री था तो चर्निंग हो रही है उसके बावजूद भी 20 ही रहेगा, क्योंकि अगर एक दो बढ़ने की कोशिश भी करेगा, यानी हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो टेम्परेचर को अगर बढ़ाना चाहेगी तो भी नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि हीट जो है वो कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी इस बाउंड्री के थ्रू, राइट। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद कर लेते हैं एडियाबैटिक। अब यही जो बर्तन लिया था वो हम लोग ले लें, कौन सा, थर्मस फ्लास्क। ये थर्मस फ्लास्क है, और ये तो जानते ही हो आप, इंसुलेटर होता है, पूरा इंसुलेटेड होता है, बाउंड्री इसकी बहुत मोटी होती है। ठीक, और यहाँ हमने पैडल फिर से लगा दिया, जो चर्निंग है, मथानी जैसी, जो मलाई उसको मथने के लिए और घी निकालने के लिए काम आती है वो। ठीक है, इसका फिगर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग, तो इसको थोड़ा बियर करेंगे, सहेंगे ड्राइंग को, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझेंगे सिर्फ। तो ये मथानी है और इसको हम चर्न करेंगे, और चर्निंग के द्वारा क्या होगा कि टेम्परेचर कुछ यहाँ बढ़ने की कोशिश करेगा, राइट। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जब ये मैकेनिकल वर्क करते हैं और अगर वहाँ पे फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमने हाथ को रगड़ा था तो हमारी हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अभी आप रगड़ के देखिए तो पता चलेगा। तो यहाँ पर जो चर्निंग हो रही है इससे हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट प्रोड्यूस हुई है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल लिया था तो सपोज करो 2 डिग्री बढ़ गया, तो ये क्या हो गया 22 डिग्री। 22 डिग्री हो गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो नहीं रहा, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहा। ठीक है, तो क्यों नहीं रहा, क्योंकि कोई भी हीट ना तो सिस्टम से बाहर जा रही है और ना सराउंडिंग से अंदर आ रही है। जो जितनी अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज हो रही है। तो प्रोसेस इन विच नो फ्लो ऑफ हीट सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा अकर्स। मतलब क्या है कि अगला क्या हो गया, एडियाबैटिक। ये जो है ना एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन नो एक्सचेंज ऑफ हीट अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो फ्लो ऑफ हीट, ठीक है, नो हीट, नो फ्लो ऑफ हीट अकर्स बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन
सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आ गई बात। तो अब देखना यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, नो फ्लो ऑफ हीट, यानी जो हीट, कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसलिए आपकी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद अगला देखते हैं कि सपोज करो कि पानी है, ठीक है, और हमने क्या डाला, नमक, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो क्या वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है, देखो सॉल्ट अगर 1 चम्मच भी डाल दोगे ना 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप कहोगे सर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने तो 1-2 चम्मच चीनी डाली है या नमक डाला है, वो तो वॉल्यूम ऐड होगा। तो ऐड नहीं होगा, बल्कि इस पानी के जो बीच में, यानी पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, यानी कुछ खाली जगह होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ वो इसके शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्रोसेस तो हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ए प्रोसेस विच इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसे बोलते हैं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, और इसी तरीके से अगला जो होगा, जैसे कोई भी प्रोसेस, अभी आप बैठे हो, अभी खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो वो प्रेशर वहाँ पर कांस्टेंट है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल, राइट। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहे हैं सारे प्रोसेस, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोबारिक। आइसोबैरिक क्यों, बार जो होता है वो प्रेशर की यूनिट होती है, तो आइसोबैरिक। आइसो मीन्स समान और बारिक मीन्स प्रेशर, यानी जब समान प्रेशर रहे ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, होल प्रोसेस, तो उसे बोलते हैं आइसोबारिक। मीन्स सेम प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस, सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पे देख लें क्या लिख सकते, क्या कैसे याद रख सकते हैं, सेम प्रेशर, यहाँ पे क्या, सेम वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेम हीट। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो जाती है। तो आज के लिए अभी इतना ही, ये प्रोसेस समझिए, पढ़िए, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।